आज 31 जनवरी 2025। आज भारत की राष्ट्रपति ने बजट सेशन में, जॉइंट सेशन में चालू हुआ तो अपना भाषण दे दिया। वो तो हमेशा होता है कस्टमरी, जो सरकार लिख के दे देती है वही पढ़ देते हैं। अपनी अकल का इस्तेमाल करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, कर भी नहीं सकती। वैसे ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं सकती, क्योंकि बहुत से गवर्नर जो हैं स्टेट के, जैसे तमिलनाडु में है, जो सरकार लिख के देती है उसको नहीं पढ़ते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। तो राष्ट्रपति भी कर सकती है, अथॉरिटी तो बहुत है राष्ट्रपति की। प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त करके खुद भी ओथ ले सकती है प्राइम मिनिस्टर की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का एडिशनल चार्ज ले सकती है, कौन सी मुसीबत है। खैर, मैं उसमें बात पे नहीं जा रहा। तो उद्घाटन चालू हो गया बजट सेशन का। तो जैसा अमूमन होता है कि इकोनॉमिक सर्वे, मैंने 5 पार्ट में ये इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया था 2024-25 का, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। जो पिछले साल में हमने जो बजट में बनाए थे, जो टारगेट रखे थे, उसमें कितने पाए कितने नहीं पाए थे, तो फैक्चुअल होता है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है, वो भी फैक्चुअल होती है, क्योंकि इसमें दोनों में छुपाने के लिए कुछ ज़्यादा स्कोप होती नहीं है। क्योंकि बजट में तो जुमलेबाजी ज़्यादा होती है, असलियत कम होती है, चोरी छिपी धोखेबाजी होती है बजट में, जो कि कल पेश किया जाएगा 1 फरवरी को। तो मैं आता हूँ आज के। रिजर्व बैंक ने भी बहुत सी चीज़ें नहीं बताई हैं अपने रिपोर्ट में पिछले साल की। क्या परफॉर्मेंस इसको कहेंगे परफॉर्मेंस ऑडिट। इकोनॉमिक सर्वे की जगह परफॉर्मेंस ऑडिट कहना चाहिए, जैसे CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की आती है परफॉर्मेंस ऑडिट। इस इकोनॉमिक सर्वे में भी जो ये सरकार का नहीं होता, जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है, ये उसकी रिपोर्ट होती है। मगर वो जो पार्लियामेंट में पेश की जाती है, वो गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंस से पेश की जाती है। इकोनॉमिक एडवाइजर की क्या हिम्मत है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की सबकी अप्रूवल के बाद प्रधानमंत्री की ओरल कॉन्सेंट के बाद ही पेश हो। प्रधानमंत्री को भी कहाँ अकल है इन चीज़ों की। वो तो आइए बैठे हैं फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह। वही तो प्रधानमंत्री तो औंधी खोपड़ी का आदमी है। इसको तो हिंदू मुसलमान मस्जिद से कहाँ फुर्सत है, उसका तो एक्सपर्ट है ये। अकल के पीछे लट घुमाएगा खूब। फाइनेंस को कहाँ समझता है, देश को कहाँ समझता है, नहीं समझता। तो खैर, वो मैंने 5 पार्ट में कुछ छोटा मोटा टिटबिट समझाया था। अब आज जो इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट किया गया, बहुत कुछ आधे रिपोर्ट में तो चीन का किया। अरे भाई, चीन से मुझे आपको क्या लेना देना, हमें तो अपने से लेना देना। तो मेरे कच्चे बनियान में कितने छेद हैं, उसमें पजामे में नाड़ा है या नहीं है, मुझे तो वो देखना है ना। मुझे चीन के पजामे में नाड़ा है नहीं है, मुझे क्या लेना देना। नहीं पता से नंगे घूमे। उनकी 5 टाइम इकोनॉमी है, वो भी झूठी बात है। उनकी 6 टाइम्स 7 टाइम इकोनॉमी है। इंडिया के 3.5 ट्रिलियन है, चाइना की 20 ट्रिलियन है US डॉलर। तो 3.5 और 20 कितना हुआ, क्यों हुआ। खैर, छोड़ो बात को। आज तो मैं तो जो परफॉर्मेंस ऑडिट की निगाह से, क्योंकि मैं ऑडिट ही करता हूँ, मैं टेक्निकल ऑडिट किया है मैंने इंजीनियर वर्क्स का। बजट का भी मैंने डील किया है। ट्रेनिंग में गया था 2 दफ़ा बजट की। एक दफ़ा राजीव गांधी के टाइम में जब 0 बेस बजट आया था, और जिमी कार्टर जो राष्ट्रपति थे, उसके टाइम में 1 दिन की ट्रेनिंग थी, एक दफ़ा 2 दिन की और ट्रेनिंग ली थी। तो अब मेरा इसमें क्या कहना है, इसमें भी लफाजी बहुत हाकी गई है। विकसित भारत, ओ भैया कैसे विकसित हो जाएगा। कम टू द नटशेल, गिनती करो। इंडिया की एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज,
पिछले 10 साल में मोदी जी के 6-6.5% के बीच में रहा है कमोडिटी एक्सपोर्ट, यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट। और इन्फ्लेशन, फिजिकल इन्फ्लेशन, वो भी इतना ही रहा है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ पिछले 10 साल में एक्सपोर्ट, कमोडिटी एक्सपोर्ट। अलबत्ता इन्फ्लेशन भी वो भी बढ़ा है, वो भी ऑलमोस्ट 6-6.5% के आसपास ही रहा है। जो चीज 100 रुपए की मिलती थी वो 106 रुपए की मिल रही है। तो आधे तो इकोनॉमिक सर्वे को मैं वैसे डिस्कार्ड करते हो जो चीन का उन्होंने डिस्कस किया, मुझे क्या लेने देना। चीनी पजामा पहने, पैंट पहने, कच्छा पहने, नहीं पहने, नंगे घूमे। तो आसानी हो जाती है समझने की। अपने घरेलू मामला है ना, आप मेरी भाषा समझते हो, मैं आपकी भाषा समझता हूँ, प्यार मोहब्बत है हम दोनों में, आप आपस में, हमें भाइयों में। तो अब सवाल ये है कि विकसित भारत, वो कहते हैं कि अगर जो 8% अगले नहीं 2047, यानी कितने, अभी 2025 चालू हुआ है ना, तो 23 साल 23 ईयर्स लगातार 8% ग्रोथ हो, तो हम विकसित भारत के आसपास 2047 में पहुंचेंगे। नॉट एश्योर्ड, पक्का नहीं है, पहुंच सकते हैं, नियर बाई। तो उसने इकोनॉमिक सर्वे में भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर ने मान लिया कि ये 6% का जो ग्रोथ रेट है पिछले 10 साल का, वो 8% चाहिए। पिछले 10 साल में अगर जो 6 से वो 6.5 नहीं हुआ, तो अगले 23 साल में कहाँ हो जाएगा 8%। 8% बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट आप करते नहीं हो। जो प्राइवेट सेक्टर है वो दुखी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से, वो कहते हैं मैं करता ही नहीं इन्वेस्टमेंट। तो 2 पहियों को की साइकिल समझ लीजिए, बैलगाड़ी समझ लीजिए, आप स्कूटर समझ लीजिए, बाइक समझ लीजिए, उसमें एक पहिया तो निकल के अलग चला गया, प्राइवेट सेक्टर। अब रहेगा सरकारी सेक्टर। तो एक पहिया की गाड़ी कहाँ तक खींच के ले जाएगी भैया? उसका जो एक्सेल है वो जमीन में घिसता जाए, वो एक्सेल भी टूट जाएगा, नहीं चलेगा। तो इसका मतलब इकोनॉमिक सर्वे में 2024-25 के में उन्होंने मान लिया कि भारत विकसित भारत नहीं हो सकता। फिर ये मोदी किसको बेवकूफ बना रहा है, आपको या मुझे? अब जो विकसित भारत नहीं हो सकता, तो कुछ समझदार भी आदमी है। मैकेंजीज यूएस की बहुत पुरानी कंसल्टिंग फर्म है मैनेजमेंट की। एक रजत शर्मा थे, गुप्ता थे, कलकत्ते में जन्म हुआ था, आईआईटी दिल्ली से उन्होंने बीटेक किया था, हार्वर्ड में एमबीए किया था। वो इसके पहले फर्स्ट नॉन अमेरिकन मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने थे। क्या उसकी तो मैं बात करूंगा, बहुत फेमस कंपनी। तो फिर EYC, अर्नेस्ट यंग और चार कंपनियाँ और आ गई हैं इंग्लैंड की कंसल्टेंसी में। वो उसका मुकाबला मैकेंजीज का कोई नहीं कर पाया आज तक। उनकी ये रिपोर्ट है कि विकसित भारत के लिए 33 साल 33 ईयर्स 47 प्लस 2047 प्लस 33 2080 में विकसित होने के चांस है। हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं दे रहा। आप भी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता। मुझे तो लग रहा है ये विकसित कभी होगा ही नहीं। ये 2080 में भी नहीं होगा। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा, ऐसी लफाजी नहीं हाँक रहा मैं। 2011 का लास्ट सेंसस था, जनगणना हुई थी, मर्दमशुमारी हुई थी। उसके मुताबिक जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे 2000 में,
20 में, 21 में समझ लिया आप। तो उसमें 80% आदमी भूखे नंगे थे, कंगले, उनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है। नहीं तो मर जाते 80%, 70% आदमी भूखे नंगे मर जाते, इसलिए उनको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। और अगर जो अभी 2025 का शायद पता नहीं बजट में होकर लिखेगी वो काले मुंह वाली सफ़ेद बालों वाली फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या है ना सीता रमन, और रमन ही करते रहती, काम कुछ नहीं करते, घूमती रहती है, आता ही कुछ नहीं। वैसे तो एमए इकोनॉमिक्स में है वो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। और ये हिंदुस्तान को अगर समझ में तो मोदी खट्टा कहाँ देखा उसको तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान, शिवलिंग ढूंढ के निकाल, सारा पैसा तो वहाँ खप गया शिवलिंग खोदने में। अरे भाई हर पत्थर शिवलिंग है, ये छत पड़ी हुई है आरसीसी की, ये शिवलिंग तोड़ के जो पत्थर बनाएंगे, छोटे छोटे बड़े पत्थर के छोटे छोटे, ये सारे सबके मकानों की छत तोड़ दो शिवलिंग ढूंढने के लिए। इसको तो ये लगा हुआ है। तो है वो तो देखा जाएगा, जब जिसकी तोड़ेगा वो अपना उसका खोपड़ी फोड़ेगा। देखो इस हिंदुस्तान के सारे आरसीसी की जो बिल्डिंग बनी हुई है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स है, प्री कास्ट फ्रेम स्ट्रक्चर्स भी हैं, तोड़ के तो दिखाएं, निकाले उनमें सब में शिवलिंग। क्या छोड़ो, वो मैं आज वो उस मूड में नहीं हूँ। तो फिर मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। हम इंजीनियर जो है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर सेंक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट से। सेंक्शन आएगी तभी तो कोई डेवलपमेंट का काम होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए और फाइनेंशियल भी चाहिए। तो हम एंड में लगाते हैं कॉस्ट बेनिफिट रेशो। इसमें इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो मुनाफा क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर को इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, वो तो इन्वेस्ट नहीं करके राजी, बैंक से लोन भी लेकर राजी नहीं, कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, ब्याज का दर। तो एक पहिया तो ख़त्म हो गया, पंचर हो गया। अब एक पहिया है जिसमें हवा है, चला ले मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर उससे गाड़ी अपनी कितनी लेते हैं, कितनी घसीट के ले आती है, एक पहिए की साइकिल पर कितने दूर चल पाते हैं ये। तो अब 80 यानी 70% आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से नीचे, उनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये मेरी किताब है फिलियाई नेशन और सोसाइटी, ये किंडल ही बुक है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमी, एक हाउसिंग फॉर द पुअर, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं उसका लाइव मेंबर हूँ। तो वहाँ ऐसे प्राइज कंपटीशन के लिए मैंने ऐसे लिखा था। तो और भी वह लिखता रहता था, उसमें प्राइज तो मुझे कभी मिला नहीं, एकदम घटिया थर्डला लिखता था खुलासा, क्योंकि वो प्राइज उसको मिल गया जिसका सपोर्टिंग होगा, जो गवर्नमेंट की हमें मिलाए। जो गवर्नमेंट को अपोज करे उसको कौन दे देगा प्राइज, वो तो डंडा मार रहे हैं। तो खैर, अब ये तो बात ही भूखे कंगले आदमियों की। 70% आदमी भूखे कंगले हैं, मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। अब हिंदुस्तान के जो मैंने इसमें किताब में हाउसिंग फॉर द पुअर में जिक्र किया, डिस्कस किया कि गरीबी की हालत क्या है और क्यों है। इंडिया के अंदर 85% 85% किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है। 1 एकड़ से कम जमीन है, यानी कि 4000 स्क्वायर मीटर, 4840 गज, उससे कम जमीन है। अगर जो इरिगेटेड लैंड है, सिंचाई वाली जमीन है, तो मिनिमम एक परिवार की दाल रोटी चल जाए, 2 मियाँ बीबी और 3 बच्चों की, 5 एकड़ जमीन चाहिए। और अगर जो सिंचाई के साधन ना हो तो 10 एकड़ जमीन चाहिए। उसके बाद 1 एकड़ जमीन है। अब उसको ये मोदी जी 3 किस्तों में 2-2 साल में 6000 रुपया दे रहे हैं भूखे कंगले आदमी को। भूखे बेचारे गरीब किसान को भूखा ना मर जाए। 500 रुपये महीना, 500 भाई, क्या उसका पेट भर जाएगा 500 रुपये महीना में? 2 मियाँ बीबी और 3 बच्चों का। खेती में तो इतनी आमदनी नहीं है।
इसलिए कोई खेती नहीं करना चाहता। 85% किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है। उसको 6,000 रुपये वो देने पड़ रहे हैं। अब जब पैसे दे दिए तो इन्वेस्टमेंट के बाद गवर्नमेंट के पास ही कहाँ पैसा बचा। आपने 70% आदमी को मुफ्त राशन दे दिया बैंकों से लोन लेके। वो मुफ्त का थोड़ा अनाज मिल रहा है। 60 रुपए किलो आटा ला रहा हूं मैं गेहूं का। तो खैर इनको तो सस्ता वाला दे रहे होंगे गेहूं, जो 70% ही हो गए। 85% किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है, उनको 6,000 रुपये महीना दे रहे हैं। फिर अब आइए आप औरतों की। मुझे मियाँ के पास पैसे नहीं तो बीबी के पास कहाँ से आएंगे। तो अब उनको किसी स्टेट में 2,500 रुपये महीना दे रहे हैं। लाडली बहना योजना कहीं 3,000 दे रहे हैं, कहीं 2,100 दे रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर की रेवेन्यू है, वो आपने उनको बांट दी मुफ्त। किसानों को 6,000 रुपये साल दे दिया, लाडली बहनों को 2,000 रुपये दिया आपने, तो 24,000 रुपये दे दिए साल में लाडली प्यारी बहना को। फिर एक अम्मा एक स्कीम निकाल दी, जो बूढ़ी हैं, विडोज हैं, उनके लिए 3,000 रुपये महीना उनको। उसमें आदमी औरतों को, जो बुढ़े को भी मिल रहे हैं उसमें, ओल्ड एज पेंशन में, सीनियर सिटीजन में। भाई वो पैसा कहाँ आ गया? तो सरकार के पास ना तो प्राइवेट सेक्टर वाले इन्वेस्टमेंट करके राजी नहीं। उसने हवा निकाल दी अपनी पिक्चर की, मेरी तो जो हवा ही नहीं है मेरे पहिए में, मैं कैसे चलाऊँ आगे गाड़ी। सरकार ने यूँ पैसा खुद बट कर दिया, बांट दिया टैक्स पेयर का। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है। फिर 16,000 करोड़ अपने दोस्तों का राइट ऑफ कर दिया। 16 लाख करोड़ में 2 लाख करोड़ वापिस आया। 14 लाख करोड़ वो बट्टे खाते चला गया। 20, 25, 30 हजार ये रिकैपिटलाइज करते हैं बैंकों को, नहीं तो बैंक डूब जाएंगे टैक्स पेयर के पैसे से। जो लोन लेके भाग गए बैंक में पैसा, तो बैंक तो खुद बिना कच्चे बनियान के खड़ा हुआ नगा चौराहे पे, और नहीं दोगे तो पब्लिक पे पत्थर फेंकेगी, डूब जाएगा पैसा। तो 25-30 लाख करोड़ हर साल ये उसको देते हैं। ये मेरी किताब है बैड लॉस कॉज एंड क्योर, मैंने इसका जिक्र किया है। कितने आदमी का कितना लोन माफ किया है। अनिल अंबानी ये मोहन भागवत के पास गया था और 2-3 को ले गया था, आगे खड़ा कर लिया बुढ़े रतन टाटा को कि जी इसको मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। उन्होंने कहा भाई बना दो, आप जो कहते हो कर देंगे, पैसा हम देंगे। दे दिया 30,000 करोड़ मोहन भागवत को, बना दिया मोदी को प्रधानमंत्री। अब जब वापिस बैंकों से लोन अब सबने जेब से दिया था, अपने बाप का पैसा दिया था, वो पैसा डूब गया, उसका राइट ऑफ कर दिया। रिजर्व बैंक ने स्कीम बनाई कि 30 साल में करो, एक साथ में 30,000 नहीं करना, 10,000 करोड़ 30 साल में करना। वो राइट ऑफ हो गया पैसा। अनिल अंबानी का प्रधानमंत्री बन गए मोदी। देश जाए भाड़ में, देश की इकोनॉमी जाए भाड़ में, और हम आपकी तो गिनती नहीं है। हम तो जिंदा, इनको पता नहीं तकलीफ हो रही है, ये पेंशन क्यों ले रहे हैं। 80 साल का बुढ़ा हो गया, मरता नहीं है कम वक्त, बड़ी तकलीफ हो रही है, नई स्कीमें लगा रहे हैं। चलो खैर देखा जाएगा। हमने तो जब मरना मरेंगे, नहीं मरना तो नहीं मरेंगे। इसके कहने से, इसके चाहने से तो मरने वाले नहीं हम। कितने हवट करा ले, नारियल फोड़ ले मेरे नाम के, मैं नहीं मरने वाला। जब मेरी इच्छा होगी मेरी तभी मरूंगा, 80 हो जाए या 180 हो जाए। तो अब हजूर ये हालत वो करना नहीं चाहता जिसके पास पैसा है। जिसके पास नहीं है, और नहीं है तो गवर्नमेंट कहाँ से इन्वेस्टमेंट की, ये तो सब बांट दिया तुमने खैरात में। अनाज दे दिया, किसान को दे दिया, लाडली बहनों को दे दिया, मैया सम्मान योजना कर दी, ओल्ड एज पेंशन दे दी। अरे भाई फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे एक्सपेंड होगी? नहीं होगी तो एक विकसित भारत कहाँ से हो जाएगा? हो ही नहीं सकता।
अब भैया मैं आप कहाँ गरीबी में कब तक जिंदगी बिताएंगे? यहाँ नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, राज्य प्रदेश, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, यहाँ तो ये हो रहा है। इसलिए जो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जो फॉरेन कंट्री की आ रही हैं वो सब साउथ में लगा रही है। तमिलनाडु, केरला में भी नहीं लगा हुआ कम्युनिस्टों की वजह से, वो कोई काम नहीं करना, रोड हड़ताल, रोड हड़ताल। ऐसे बंगाल में भी कम्युनिस्ट थे, रोड हड़ताल, रोड हड़ताल। तो फिर बंगाल में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता प्राइवेट सेक्टर वाला। वो भैया तुम जान छोड़ो हमारी, तुमने तो हड़ताल करनी है, हमारा धंधा कहाँ चलने देना है। तो अब महाराष्ट्र में रह गया, कर्नाटका रह गया, तेलंगाना रह गया, और एक आंध्र प्रदेश, ये रह गए। इन्वेस्टमेंट वहाँ होगा, आबादी बहुत तेजी से, उन्होंने फैमिली प्लानिंग में अच्छी की है। वहाँ पे 1.5 1.6 मियाँ बीबी 2 जने मिलकर बच्चे पैदा कर रहे हैं, जबकि 2.1 होने चाहिए पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो उनकी आबादी बड़ी तेजी से घट रही है, जैसे चाइना की घट रही है। क्या मैं चाइना की बात नहीं कर रहा, आज मैं चाइना की, वो पे इकोनॉमिक सर्वे पर मुझे चाइना का डिस्कस करना पड़ेगा, जो उसमें लफाजियाँ आ गई है। आधी तो चाइना, अरे हमें बाहर में जाए चाइना, हम अपने अपना पेट देंगे, पापी पेट का हिसाब देंगे, चीन का देंगे। तो रसगुल्ले खा रहा है, हम रोटी भी ना खाए, वो जलेबी खा रहा है, रबड़ी वाला दूध पी रहा है। अरे भाई हमें तो सूखी रोटी मिल जाए, हम तो उसी से खुश है। खैर पेंशन इतनी मिलती है, देसी घी की चुपड़ी रोटी खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो आज इकोनॉमिक सर्वे जो उन्होंने कहा कि 2047 में तब होगा 8% ग्रोथ, जो कि होने वाली नहीं है। ये बेवकूफ़ बना रहा है, खुद तो बेवकूफ़ है, आपको मुझे बेवकूफ़ बना रहा है नरेंद्र मोदी। और इतनी सारी गवर्नमेंट इको सिस्टम वही भारत विकसित, भारत विकसित, भारत, अखबार में लंबे लंबे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। अभी क्यों सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो मूर्खों? सारे मूर्खांधन एक से एक बढ़ गए, एक अकल से अंधे। विकसित भारत नहीं होना, मैकेंजीज का जो है कि 2080 में हो जाएगा, वो भी नहीं होना। अरे भाई इन्वेस्टमेंट कहते हो तो पैसा नहीं है आपके पास, सबको तो मुफ्त में रेवड़ी बांट दी, जो टैक्स रेवेन्यू है। बड़े बड़े साहूकार इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, 50-60 दे, सारा बैंक लुटवा दिए। बैंक को पास 1.5 लाख करोड़ का कैश शॉर्ट है, तो पैसा नहीं है तो लोन किसको देंगे? वो नहीं है। फिर जो तो आपने उधार लिया था, जो अभी आप कल देखेंगे बजट के अंदर 35% 40% जो रेवेन्यू है, वो जो पहला ब्याज लिया था उसका इंटरेस्ट सिर्फ पे होता है, मूल नहीं होता, इंटरेस्ट। तो आपने 35-40% तो ब्याज में दे दिया, जो बाकी बचा था वो आपने ये रेवड़ी बांट दी। तो बचा क्या आपके पास? आप तो खुद, सरकार तो नरेंद्र मोदी खुद नंगा पूछा है, इसके कैसे विकसित भारत कर देगा? ठग है, बेवकूफ समझता है, गधा समझता है सबको, जैसा खुद इसके खोपड़ी है ही नहीं, दूसरों को भी सोचता है। अरे भाई सबके बाहर उड़ गए, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे सर में खोपड़ी नहीं है, सोचने की ताकत नहीं है, नहीं हुआ। हाँ, और 2080 में भी नहीं होगा जो मैकेंजी वाले, क्यों? मैकेंजीज वाले असलियत नहीं समझ रहे हैं, वो तो मैथमेटिकल लगा रहे हैं, मैनेजमेंट वाला। अरे भैया वो फार्मूला तब लगेगा जब आप 70% आदमियों को, भूखे नंगे को मुफ्त अनाज नहीं दोगे, जब लाडली बहना स्कीम बंद करोगे, जब एक किसान सम्मान योजना बंद करोगे, तब मैकेंजीज वाली बात ठीक हो सकती है। किसकी हिम्मत है बंद करते? बंदर को आप एक दफा रोटी दे दिए, वापिस नहीं ले सकता, काट खाएगा आपके। यही हाल कुत्ते का है, एक रोटी दो वापिस लोगे, काट खाएगा आपके। रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, धक्के खाते पड़ोगे, पैसे भी लगेंगे। कितने का मिलता है रेबीज का इंजेक्शन मुझे तो पता नहीं है। जब वो गूगल पे चेक करके उसके उसमें डाल देना, क्या नाम, बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए मेहरबानी करके कि आजकल रेबीज का इंजेक्शन कितने का मिलता है, और डॉक्टर के इंजेक्शन वो लगाने का कितने लेगा फीस, नहीं तो रेबीज से उठ जाओगे। ये उसने नहीं की मैकेंजीज वाले ने, तो ये ना 2047 में तो ये मान लिया इकोनॉमिक एडवाइजर ने भारत सरकार के, मैकेंजीज वाले इन फैक्टर्स को जोड़ के लगाए तो पता चलेगा 2080 तो गया, 2100 में भी नहीं होने वाला। अलबत्ता
गरीबी से परेशान हो गए, ये तो मंदिर मस्जिद करते रह गए, इनको तो दूसरा कुछ आता नहीं है, बेपढ़े लिखा वो। साउथ इंडिया तरक्की कर जाएगा। अब वो जो कर गए रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन साउथ इंडिया का, वो इनको भूखे कंगलों को क्यों देंगे पैसे? तो ये होगा इंडिया का डिवीजन, भारत ही खत्म हो जाएगा, विकसित क्या होगा, तो भारत ही नहीं बचेगा। तो दोस्तों मेरी तो यही विनती है ये कि आप ये विकसित भारत का सपना भूल जाओ। अच्छा मोदी को भी भूल जाओ, इसके पापों को भी भूल जाओ। अभी जाएगा 5 तारीख को गंगा नहाने, ये धोएगा वहाँ पे, इसके पाप नहीं धुलने वाले। इतना सबको कंकड़ा बना दिया। एक हमें पेंशन को छोड़ के, पेंशन तो हमारी तो इससे छोटे संविधानिक पेंशन है, हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छी पेंशन है, सरकार की बड़ी सेवा की है। मेरी तो 3 जन में ग्रैंडफादर ने पेंशन ली सरकार से, 1945 में रिटायर हुए थे, मेरे फादर ने पेंशन ली। हम सारे भाई सरकार से पेंशन ले रहे हैं हमें, और सिचुएशन हमारी तो संविधानिक पेंशन है, कोई घटा नहीं सकता, हमारी बंद नहीं कर सकता। ये ऐसी तरह मोदी को हम बंद कर देंगे अगर इससे पेंशन किसी क्या औकात है बंद करने की? तो हमें तो भाई चिंता नहीं, आप मेरे प्यारे दोस्त अपनी चिंता कर लो। ये तो आपका कच्चा बनियान भी उतार लेगा और आपको अंधे कुएं में धक्का दे देगा। नहीं हो सकता विकसित भारत, ना 2027-47 में, ना मैकेंजी के 2080 में, ना 2100 में। हाँ टुकड़े टुकड़े हो सकता है, क्यों? कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कल्चर। देश उससे बनते हैं, जितनी लैंग्वेज उतने देश। उधर ये बांग्लादेश, वहाँ से पंगा हो गया, इसने इश्क ऐसा लड़ा, वो अपनी माशूक को हिंदुस्तान में बुला लिया, शेख हसीना को, वो नाराज है। पाकिस्तान से दुश्मनी थी 71 के बाद से, 2025 में दोनों उनके सारी दोस्ती हो गई, गले मिल रहे हैं, चुम्मियाँ ले रहे हैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। श्रीलंका में वहाँ गड़बड़ कर दी, और चीन को 99 ईयर्स की लीज पे वो ज़मीन दे दी, और रिफाइनरी बनाएगा, मोदी ने बनाई नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा, ना हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर कर रहा है। चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, 158 कंट्रीज में काम कर रही है। मोदी से अपने घर में काम नहीं होता, इसकी माँ मर गई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सका, वो पत्थर में चला गया प्राण प्रतिष्ठा करने, वो सरदार पटेल के बुत बना दिया, पता नहीं कितने 300-400 फुट ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा। ये तो जो थोड़ा पैसा बचा उसमें बर्बाद कर दिया, बुत बनाने में, मंदिर बनाने में, मूर्ति बनाने में। पैसा है कहाँ विकास के लिए, जो विकसित भारत हो जाएगा? जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं है आपके पास, तो उसके भाई इन्वेस्टमेंट के बिना तो विकसित नहीं हो सकता, नामुमकिन। दुनिया के किसी कंट्री का विकास नहीं हुआ। आपको विकसित करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट है नहीं आपके पास, पैसा नहीं है, सब मंदिर मस्जिद में खपा दिया, वो सरदार पटेल का बुत बना दिया, अयोध्या में बना दिया, और पता नहीं कहाँ का मंदिर बना रहे हैं। तो ये तो हिंदुस्तान का बेड़ा कर करके ही छोड़ेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा इसका, विकसित करने की बजाय। डस्टाय, वो जो सरदार मनमोहन सिंह थे, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए कि ये इंडिया की मिसफॉर्चून है, मोदी विल बी डिजास्टर फॉर इंडिया। उनकी बात सच हो गई 10.5 साल के बाद। क्या वो तो भगवान को प्यारे हो गए, सरदार जी बड़े नेक आदमी थे। मेरी 4 प्रधानमंत्रियों से मुलाकात हुई है, शेक हैंड हुआ है, उनसे कभी शेक हैंड नहीं हुआ, तो वो ज़्यादा शरीफ आदमी थे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा, 4 प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात हुई है। मुझे इनमें बेस्ट लगा राजीव गांधी, वो बड़ा ये रिस्पॉन्सिव आदमी था। लंच पे भी उसने मुझे बुलाया था एक दफ़ा, उसमें 3 मूर्ति हाउस में, 86 की बात है शायद। उनका वो कार्ड रखा है मेरे पास, इन्विटेशन कार्ड, आज ऐसे ही दिखाता रहता हूँ मैं, ओरिजिनल तो मैंने एल्बम में लगाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। विकसित आप भूल जाइए,
और ये आज तो कुछ असलियत आ जाती है थोड़ी बहुत टिडबिट। कल के बजट में वो सफ़ेद बाल वाली काले मुंह वाली जो पेश करेगी, धोखा धोखा झूठी झूठ होगा, ये होगा वो होगा, ये करूँगी वो करूँगी, करेगी कुछ नहीं। और करना चाहते हैं मोदी करना नहीं देगा। वो भैया उसका एजेंडा तो हिंदू मुसलमान है, इलेक्शन हरवाएगी। ये मुफ्त का राशन बंद कर दे तो इलेक्शन हार रहा है, लाडली बहना यूज बंद करे तो इलेक्शन हार रहा है, ओल्ड एज पेंशन बंद करे वो इलेक्शन हार रहा है। वो इलेक्शन हार गया तो फिर क्या, किस बात का नेता? ये अरविंद केजरीवाल की झाड़ू पर उठा के और इसको झाड़ के फेंक देगी दूर, हिमालय का उधर चीन की दोस्ती निभालेगा। अभी चीन से क्या है, चीन को इन्वेस्टमेंट करेगा, और करेगा तो अपनी शर्तों पे करेगा। कोई कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट के लिए करता है, अपने इंटरेस्ट में। तो जैसे वो चीन को उसने 99 साल की लीज पे दे दिया श्रीलंका पे जमीन, हेम्बनटोटा जो है पोर्ट सिटी डीप पोर्ट है, और वहाँ के जो वो टैंकर से सेकंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में ब्रिटिश और अमेरिकन जो शिप थे सेकंड वॉर में, उनके लिए ऑयल के लिए वो टैंकर बने थे, स्टोरेज टैंकर, वो भी दे दिए मुफ्त में। और जो कब्जा था श्रीलंका पे, जो प्रीमियम होता है ना, उसमें वो एडजस्ट कर दिया। अब श्रीलंका का जो उधार था वो भी चुकता हो गया, अब एनुअल राउंड बच गया। जो रेवेन्यू बढ़ेगी, इनकम होगी, देता रहेगा थोड़ा बहुत। वो तो इंडस्ट्रियल में जो लैंड वैल्यू होती है, कैपिटल वैल्यू का 1.5% जो है इंडस्ट्री के लिए प्रीमियम होता है, और जो 1.5% प्रीमियम होता है उसका 1% 1.5% एनुअल ग्राउंड रेंट होता है, तो बहुत नॉमिनल होगा। तो उसका लोन तो चुकता हो गया 99 साल का प्रीमियम में। अब ये 1-1.5% बचा, थोड़ा बहुत होगा, $1-2 मिलियन देने होंगे उसको एनुअल, शायद उससे भी कम होगा। 1-2 मिलियन तो बहुत ज़्यादा होता है एनुअल ग्राउंड रेंट, वो दे देगा जब रिफाइनरी चलेगी, प्रॉफिट आएगा। तो मोदी ने तो लगाई नहीं है रिफाइनरी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट 2 दफ़े आए, ये तो हिंदू मुसलमान करने में लगा रहा है। तो चलिए है, अब इसकी जो मर्जी करे। मैं हिंदुस्तान के इसने जो है विकसित भारत होने के को 10 फुट नीचे कबर खोद के गाड़ दिया नीचे, ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं कल क्या करती है निर्मला, कि क्या बजट पेश करती है। उसमें तो धोखा ही धोखा होगा। ये इकोनॉमिक सर्वे में और रिजर्व बैंक के रिपोर्ट में कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाई दे जाती है, बाकी नहीं दिखाई देती। तो नमस्ते, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।